मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के आदेश निकाले जा चुके थे। गवाह को अपने बयान में नाम लेना था। मालेगांव केस में एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद जो सच सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। ये है महाराष्ट्र एटीएस के रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर महबूर मजावर, जिनका दावा है एक फर्जी ऑफिसर के कहने पर योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत को मालेगांव मामले में गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। पहले सुनिए, फिर बताते हैं आखिर इस दावे का आधार क्या है। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआईए के कोर्ट में चले गए और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। हालांकि अगर रिटायर ऑफिसर की बातों पर आपको यकीन ना हो तो आपको एक और चौंकाने वाला बयान सुनाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के ठीक 15 दिनों बाद ही 12 नवंबर 2008 को गोरखपुर की एक रैली में योगी ने एक चौंकाने वाला दावा किया था। मैं मुंबई एटीएस को खुली चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो गोरखपुर के विधायक और सांसद को गिरफ्तार करके दिखाए। मुंबई एटीएस एक बार गोरखपुर आकर मालेगांव के मामले में गिरफ्तारी करके दिखाए। अब एटीएस के पूर्व अफसर का दावा बताता है कि योगी आदित्यनाथ का दावा भी सही है और ये एटीएस अफसर भी सही कह रहा है। गोरखपुर से उन्हें भी फंसाने की तैयारी थी, लेकिन ये तैयारी धरी की धरी रह गई। अब दावा ये भी किया जा रहा है कि मालेगांव वाले केस में हिंदू नेताओं को फंसाने के लिए खुद सोनिया गांधी ने नेताओं को छूट दी थी और कांग्रेस नेताओं के इशारे पर ही एटीएस ने जांच को आगे बढ़ाया था, जिसमें ये नैरेटिव सेट करने की तैयारी थी कि हिंदू भी आतंकवाद में शामिल होता है, भगवा आतंकवाद का नाम दिया जा सके। इस चौंकाने वाले खुलासे पर देश की जनता बेशक हैरान हो रही है, लेकिन आज से 17 साल पहले महाराष्ट्र के मालेगांव की घटना के बाद यही करने की कोशिश की गई थी। आज जो मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आया है
और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, ऐसे 7 आरोपियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है, निर्दोष मुक्त कर दिया गया। मालेगांव शहर वासियों के लिए ब्लैक डे है, काला दिन है। 17 साल ट्रायल चला, हमको अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि हमको इंसाफ मिलेगा मालेगांव की आवाम को, लेकिन बोले सबूत नहीं होने की बिना पर इनको निर्दोष करार दिया गया। फिर जो गाड़ी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर, जो मोटरसाइकिल पे ब्लास्ट हुआ, उसको फिर वो सबूत नहीं है क्या? ये सवाल है, सवाल है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सबूत नहीं है क्या? हमारे लिए ब्लैक डे है। अब क्या हमारे खून का कोई मोल नहीं है क्या? हमारी जान का कोई मोल नहीं है क्या? तो अफसोस है। ठीक है, हम न्यायपालिका पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लेकिन 17 साल ट्रायल, 2-3 जज बदलना, फास्ट ट्रैक के अंदर चलाकर जो भी निर्णय होता हम समाधान कर लेते थे। ये 17 साल इंतजार और उसके बाद हमको क्या हाथ आया? नाइंसाफी। बहुत अफसोस की खबर है। बहरहाल इसके ऊपर की भी कोर्ट है। मैं अपील करता हूं कि ऊपर की कोर्ट में हमको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ना चाहिए। और हेमंत करकरे साहब जिन्होंने ये पर्दाफाश किया था, अगर आज वो दुनिया में होते तो वो भी अफसोस करते कि ये कैसा फैसला है, कौन सा न्याय है। इससे ज्यादा आज हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हमारे शहर के लिए के साथ नाइंसाफी हुई, ये अफसोस की बात है। क्या आप, आपकी पार्टी या फिर आपकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, इसको लेकर आप क्या सड़कों पर भी उतरेंगी? इसका एहतजाज दर्ज किया जाएगा क्या, या इसकी लड़ाई जो कोर्ट के साथ साथ रास्ते की लड़ाई बनाई जाएगी क्या? अभी कोर्ट का फैसला आया है, पूरा ऑर्डर आने दो, उसके ऊपर हम हमारे लीगल टीम को लेकर बैठेंगे और उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, कि रास्ते की लड़ाई या कोर्ट की लड़ाई, इसके ऊपर बाद में हम डिसीजन लेंगे। मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट में जो हाईकोर्ट का फैसला आया, तो राज्य सरकार ने इमीडिएट दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करके उस पर स्टे लिया। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार बोलती है, लेकिन संविधान तो एक है, संविधान तो सेकुलर है। अब मेरा प्रश्न, मेरा सवाल है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित और इन 7 लोगों के खिलाफ में अपील करेगी क्या? अब ये देश जानेगा आप संविधान को मानते हो, क्या आप हिंदुत्व को मानते हो, या हिंदुत्व की सरकार के नाम पर जातिवाद फैलाना चाहते हो।